मान लेते हैं तुम्हारे पास एक ओपन सेंटेंस है। ठीक है। ओपन सेंटेंस का मतलब तुम लोगों ने पहला जो वीडियो देखा था, जब तुम आइडेंटिफाई करते थे कि कोई इंग्लिश का सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं, तब तुमने ओपन सेंटेंस के बारे में सुना था। ओपन सेंटेंस सिंपली एक ऐसा इंग्लिश का वाक्य होगा जिसमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा। ठीक। जिस वेरिएबल को तुम यूनिकली बता नहीं सकते कि वो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास लिखा है x+3=4। अब ये लेट्स से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इंग्लिश का कोई वाक्य तो नहीं है। बट इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ क्या तुम ट्रू या फॉल्स अटैच कर सकते हो क्या? नहीं। तो क्या ये स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? अपना मतलब जो मैथमेटिकल लॉजिक का जो स्टेटमेंट रहता है, क्या ये वो है? नहीं। ठीक, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। x+3=4, क्या ये तुम्हारे पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, क्योंकि ये एक ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस है इसीलिए क्योंकि इसमें एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वो वैल्यू हमें नहीं पता होगी, हम इस सेंटेंस के साथ, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ ट्रू या फॉल्स नहीं जोड़ सकेंगे। अगर ट्रू या फॉल्स हम किसी सेंटेंस के साथ नहीं जोड़ सकते तो जाहिर सी बात है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। अगर एक्स की तुम एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दो, जैसे कि मैं अगर ऐसा कह दूं फॉर सम एक्स, ठीक, या फिर मैं इसको ऐसा कर दूं x=1, फॉर x=1 x+3=4, ऐसा, तो उसके बाद फिर ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर मैं ऐसा भी कहता हूँ फॉर x=2 x+3=4, तो भी ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। हाँ, इसकी फिर ट्रूथ वैल्यू तुम्हारे पास फॉल्स हो जाएगी, बट इन दैट केस एज वेल ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई सेंटेंस है जिसमें वेरिएबल है तुम्हारे पास, तो ये एक ओपन सेंटेंस होगा। ठीक है। अगर तुम उस ओपन सेंटेंस में जो वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की एक स्पेसिफिक वैल्यू रख देते हो, तब वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। ठीक है। गिवन सेट मतलब क्या? जैसे लेट से मैंने एक यूनिवर्सल सेट पहले ही डिफाइन करके रखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक। और मैं ऐसा कह रहा हूँ कि लेट से फॉर सम एक्स है ना, बिलोंगिंग टू यू x+3=4, ऐसा कुछ। तब ये मैं कह सकता हूँ कि ये चीज़ एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इस चीज़ का मीनिंग क्या है अभी तुम थोड़ी देर में सीख जाओगे वैसे। ठीक है। इसको कहते हैं क्वांटिफायर। ये है तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। दो तरह के क्वांटिफायर्स होते हैं। क्वांटिफायर बेसिकली तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़, जो एक ऐसा फ्रेज़ या फिर एक ऐसा सिंबल जो कि एक्स के नंबर के बारे में बताएगा। क्वांटिफाई करना किसी भी चीज़ को क्या मतलब होता है उसका, उसके साथ एक नंबर को एसोसिएट करना। ठीक है। इस सिंबल का मीनिंग समझ लो पहले अच्छे से। अगर एक्स कुछ चुनिंदा एक्स हैं, ऐसे चुनिंदा एक्स मतलब जिसको जो मतलब जैसे अगर इस सेट में मान लेते हैं एक या दो वैल्यूज़ के लिए लेट्स से ये चीज़ ट्रू हो रही है,
ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा कि फॉर सम एक्स या फिर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंगिंग टू यू सच दैट एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू फोर। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कब यूज़ किया जाता है? व्हेन यू आर टू एसोसिएट सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, नॉट ऑल वैल्यूज़, है ना। ये कब यूज़ किया जाता है? व्हेन वी यूज़ सम वैल्यूज़ at least one of x, ठीक, from the given set। ठीक है, तो अगर कुछ वैल्यूज़ का प्रयोग अगर मैं कर रहा हूँ तब उसमें ये सिंबल का प्रयोग करूँगा मैं, ठीक, ये वाला। और अगर मुझे ये दर्शाना है, ये इंडिकेट करना है कि मुझे सेट की सारी वैल्यूज़ के लिए किसी चीज़ को ट्रू करवाना है, लेट्स से ऐसा कुछ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो, जो मेरे पास गिवन सेट है उसमें किसी भी वैल्यू को अगर मैं x की जगह अगर रखता हूँ तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। ठीक, इसका मतलब ये बात ट्रू है। बेसिकली ट्रू या फॉल्स एक अलग बात है। अगर तुम किसी स्टेटमेंट के लिए ये कहलवाना चाहते हो कि सारी वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ये मेरा क्लेम रहेगा, ऐसे ये चीज़ क्या है? ये क्लेम है। ये चीज़ क्या है? ये क्लेम है। तो इफ़ द क्लेम इज़ फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़, तब तुम फॉर का इस्तेमाल करते हो। ये क्या कैसा ऑपरेटर है तुम्हारा? यूनिवर्सल क्वांटिफायर है ये। ठीक, क्वांटिफायर बेसिकली वो चीज़ जो क्वांटिफाई करे। क्वांटिफाई करने का मतलब एक नंबर एसोसिएट करे। ठीक, क्वांटिफायर जो मीनिंग है जो वर्ड का, वो बेसिकली ये होगा कि अगर कोई सिंबल लेट्स से किसी वेरिएबल के साथ ये मीनिंग एसोसिएट करता है कि वो कितना है इन नंबर। ठीक है, अगर कोई सिंबल किसी वेरिएबल के बारे में आपको ये बताता है कि उसकी संख्या कितनी होगी तो वो एक क्वांटिफायर है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, जैसे ये सिंबल मुझे बताता है x के बारे में। ठीक है, ये सिंबल मुझे बताता है x के बारे में, x की संख्या के बारे में, कि ऐसे कुछ x होंगे, या फिर मैं कहूँ एटलीस्ट ऐसा एक x होगा। ठीक है, ये सिंबल ये बता रहा है। जैसे ये सिंबल क्या बता रहा है? x के बारे में बता रहा है, x की किस चीज़ की किस विशेषता के बारे में बता रहा है कि x कितना होगा इन नंबर। ठीक है, x को एक तरह से क्वांटिफाई कर रहा है ना ये सिंबल और ये सिंबल। ठीक है, इस चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ। सॉरी, हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये जो दोनों सिंबल्स हैं, है ना, ये क्वांटिफाई करते हैं x को। दैट इज़ दे टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ वैल्यूज़ with which x is associated with। ठीक,
यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल जो वर्ड्स हैं इन्हीं का चुनाव क्यों किया गया है ये एक अलग मुद्दा है, ठीक है। हम लोग को बेसिकली उन सिंबल्स के मीनिंग से मतलब है, वो वर्ड्स की फैंसीनेस पे अपने को नहीं जाना है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ देखो, जब कभी भी तुम्हारे पास ये सिंबल आएगा, ये सिंबल जब कभी भी तुम्हारे पास आएगा, इसका मतलब क्या उखाड़ोगे, इसका मतलब क्या निकालोगे। इसके साथ थोड़ी सी मैं तुम्हें प्रैक्टिस और करवा देता हूँ अभी। इसका मतलब है ऐसे कुछ एक्स होंगे यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करते हुए, यू को बिलोंग करते हुए, जिसके लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। और इसका मतलब होता है कि उन सारे एक्स के लिए, है ना, जो कि यू को बिलोंग करते हैं, मैं ये बात कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इस चीज़ का मीनिंग ध्यान रखना। फॉर एक्स, इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक। और इसका मतलब क्या है, फॉर सम या फिर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स, समझे। इन दोनों ऑपरेटर्स का या फिर इन दोनों क्वांटिफायर्स का ये मीनिंग होता है। इस नॉलेज के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो एक बात ध्यान में रखना, जो ओपन सेंटेंस क्वांटिफायर के साथ होता है, ठीक है, ये अभी कैसा है, ये एक ओपन सेंटेंस है। जैसे x+3=4 एक ओपन सेंटेंस है, ठीक है। ये भी एक ओपन सेंटेंस है, बट ओपन सेंटेंस में अगर तुमने क्वांटिफायर लगा दिया है तब फिर वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाता है, समझ गए। ओपन सेंटेंस में लेट्स से अगर मैं क्वांटिफायर जोड़ देता हूँ, then that becomes a quantified statement, ठीक। दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ध्यान रखना। दिस इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना। इसके साथ एक ट्रू फॉल्स एसोसिएटेड होगा। इज पॉसिबल, ठीक, विथ सच स्टेटमेंट, ठीक है। ओपन सेंटेंस में अगर एक क्वांटिफायर जोड़ दिया जाए, ठीक, तो फिर वो क्या कहलाता है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कहलाता है। एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब ओपन सेंटेंस विथ अ क्वांटिफायर। क्वांटिफायर किसको कहा जाता है, जो सिंबल रहता है ना फॉर का, या देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन, है ना। इस सिंबल का क्या मीनिंग है, इस सिंबल का मीनिंग है फॉर ऑल एक्स। इस सिंबल का मीनिंग है देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन एक्स, ठीक है। तो ये जो क्वांटिफायर्स हैं, अगर ये तुम प्रयोग में ला रहे हो ओपन सेंटेंस के साथ, देन दोज ओपन सेंटेंसेस विल बिकम क्वांटिफाइड सेंटेंसेस, या फिर मैं कहूँ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स। और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स हो गया, इसका मतलब वो फिर मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन गया, ठीक। मैथमेटिकल स्टेटमेंट के साथ तुम हमेशा ट्रू या फॉल्स एसोसिएट कर सकते हो। अच्छा, तो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स की एक ट्रूथ वैल्यू होगी, ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, तो जैसे यहाँ देखो, तुम्हारे पास एक सवाल है, ए तुम्हें दिया हुआ है, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें क्या बताना है, ट्रू या फॉल्स बताना है। ट्रूथ वैल्यू दो ही प्रकार की हो सकती है, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, ठीक।
इसको रीड कैसे करते हैं, इस चीज़ को पढ़ते कैसे हैं? ये जो है तुम्हारे सामने लिखी हुई चीज़, इसको पढ़ोगे कैसे? ऐसे कुछ एक्स होंगे बिलोंगिंग टू ए। इस सिंबल का मीनिंग क्या रहता है? बिलोंग्स टू। ये चीज़ तो यहाँ पर जो इंसान 10वीं से पढ़ रहा है उसको पता है। ऐसे कुछ एक्स होंगे जो कि ए सेट को बिलोंग करते हैं, सच दैट x+4, ठीक है, 7 के बराबर होगा। ऐसा कुछ एक्स ऐसे है ना, कुछ एक्स है ना जो कि बिलोंग करते हैं ए को, ठीक, सच दैट, फिर वो जो भी कुछ लिखा है तुम्हारे पास ऐसा, समझ गए? ये इसका मतलब होता है। जो वर्ड है तुम्हारे पास कुछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, इसको कैसे रीड करोगे तुम? ये जो मसाला है इसको कैसे रीड करेंगे? सभी एक्स जो कि है ना, बाकी तो फिर वही सेम है, समझे? ऐसा। तो अब उसके बाद ट्रू या फॉल्स बताना बहुत ही आसान है। कुछ एक्स क्या ऐसे हो सकते हैं सच दैट x+4 = 7 हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें लिखोगे कैसे तुम? x=3 belongs to a such that x+4 = 7। तो मैं ये कह सकता हूँ, hence the given statement is true, ठीक, therefore the truth value है ना इज कैपिटल टी। ट्रूथ वैल्यू कैसी होगी? या तो कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल एफ होगा, ठीक। मेरे ख्याल में अब बाकी सारे तो तुम खुद ही कर लोगे। तो जैसे अगला जो सवाल है उसमें x+4 <10 लिखा हुआ है सभी x के लिए। कैसे रीड करते हैं उसको? सभी x के लिए जो कि a को बिलोंग करते हैं, x+4 छोटा होगा 10 से। क्या बात ट्रू होगी? क्या चेक करके देखना पड़ेगा, एक मिनट। देखो 6 और 8 अगर आ गए तुम्हारे पास, x=6, 8 do not satisfy x+4 <10, ठीक है। therefore the truth value is कैपिटल F, ठीक है बात। उसमें कुछ और बोल बच्चन देने का नहीं है ना। तुम ये चाहे तो लिख सकते हो कि क्योंकि 6 और 8 के लिए x+4 <10 फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स रहेगी, ठीक। अच्छा, ऐसा इसीलिए हो गया क्योंकि ये जो क्लेम है दावा करता है कि सभी एक्स के लिए जो कि ए को बिलोंग करते हैं, ये जो क्वांटिफायर हम लोगों ने यूज़ किया है फॉर वाला, ये जो क्वांटिफायर यूज़ किया ना फॉर वाला, ये क्या करवा रहा है? फॉर वाला जो क्वांटिफायर है ये दावा ये करवाता है कि हर एक्स, जो भी पॉसिबल एक्स हो सकता है, सबके लिए। तो भाई ये तो एक बड़ा दावा है। तो इस बड़े दावा की सत्यता जांच करने पर यह पाया गया कि ये तो झूठ है। अगर ये वाक्य झूठ है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? कैपिटल एफ, या फिर मैं कहूँ फॉल्स, ठीक है बात। अच्छा, इसी तरह से हर एक दावे को चेक करते जाओ। इसको जो भी तुम्हारी मदर टंग है उसमें रीड करते हुए सभी एक्स के लिए जो कि ए को बिलोंग करते हैं, क्या ये बात सही होगी? क्या ये तो है ना, ये तो ऐसे ही बंडल दिख रहा है, 3 के लिए, 4 के लिए, है ना, 6 के लिए, ये बात तो फॉल्स है।
ठीक। अच्छा, इसमें ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर लिख देना, बिलोंगिंग टू ए। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पर भी लिखोगे 3 4 6 बिलोंगिंग टू ए डू नॉट सेटिस्फाई x+5। ठीक, therefore the truth value is कैपिटल F। ठीक। अच्छा, अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है कुछ x जो कि a को बिलोंग करते हैं सच दैट x इज ऑड। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ x के बारे में बातचीत की जा रही है। ऐसे कुछ x तो तुम निकाल ही सकते हो। इनफैक्ट एक ही ऐसा x है जो कि ऑड है तुम्हारे पास, बाकी सारे तो इवन है। ठीक, तो तुम इसमें लिखोगे x equals to 3 belongs to a such that x is odd, therefore the truth value is capital T। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। बोला जा रहा है फिफ्थ वाला कि ऐसे कुछ x होंगे a को बिलोंग करते हुए सच दैट x-3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बात भी बिल्कुल ट्रू है, कुछ x तो ऐसे हैं ही, x इक्वल टू 4 6 8 है ना, ये सारे के सारे हैं ऐसे। 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ध्यान रखना। x इक्वल टू 4 6 8 तीनों के लिए बात ट्रू है। ठीक, 4 6 8 सच दैट x-3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर मैं ऐसा कह सकता हूँ द ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। ठीक है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें बोला जा रहा है आप क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करके जो गिवन ओपन सेंटेंसेस हैं, ठीक, उन्हें अच्छा डिफाइंड ऑन टू एन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जो एक्स हैं वो सारे के सारे बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर्स को, ध्यान रखना। एक सेकेंड। तो सवाल ऐसा है, आपको क्वांटिफायर्स का इस्तेमाल करके, क्वांटिफायर्स यानी ये इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके आपको दिए हुए ओपन सेंटेंसेस को, है ना, जो कि डिफाइंड है नेचुरल नंबर पर। ठीक, मतलब आप ऐसे एक्स का प्रयोग नहीं कर सकते जो कि लेट से नेगेटिव इंटीजर्स है, ज़ीरो है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक, अच्छा, तो अपने को एक ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है बात। अच्छा, तो इसमें बस अपने को आगे क्या जोड़ना है, फॉर सम एक्स या फिर फॉर ऑल एक्स, ऐसा। समझ गए? तो अब देखो, जैसे पहला है तुम्हारे पास x² इक्वल्स टू 25, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे तुम्हारे पास, ये समझ रहे हो? अच्छा, ये क्या है तुम्हारे पास, ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक मिनट। तो देखो, सबसे पहली बात तो, क्या ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स हैं क्या जिसके लिए x² इक्वल्स टू 25 होगा? नहीं, तो इसमें मैं फॉर ऑल एक्स तो लगाने की सोचूंगा भी नहीं। ठीक, फिर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या ऐसे कुछ x हो सकते हैं, क्या ऐसे कुछ नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं जिसके लिए x² इक्वल्स टू 25 हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर x 5 हो जाए, ठीक है, तो उसमें तुम ये कह सकते हो कि x² इक्वल्स टू 25 हो जाएगा। ठीक, तो उसमें क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है, इसलिए तुम ये कहोगे फॉर सम एक्स
बिलोंगिंग टू n, वैसे तो डिफाइन किया ही हुआ है सवाल में, पर फिर भी अपन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। ठीक, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, ठीक, ये मेरा ट्रू स्टेटमेंट आ गया। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 हो गया। अच्छा, सेकंड पार्ट की तरफ अगर बढ़ूँ मैं, तो उसमें देखो लिखा है 2x+3 इज़ लेस देन 15। तो क्या ऐसा हर नेचुरल नंबर पॉसिबल है क्या भाई? मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, बिकॉज ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। x=1 है ना, 2, 3, ऐसे नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं जिनके लिए, है ना, जो कि नेचुरल नंबर तो हैं, बट 2x+3 उनके लिए, है ना, 15 से बड़ा नहीं है फिर। ठीक है, देयरफॉर इसमें क्या ऐसे कुछ नेचुरल नंबर्स हैं जिसके लिए ये बात ट्रू हो जाएगी? अच्छा, 1 2 3 नहीं होगा, इसके लिए तो ये बात ट्रू हो रही है ना। तुम उसमें बड़े वाले नंबर्स लो, 5 अगर इस्तेमाल करते हो, 6 अगर इस्तेमाल करते हो, तो फिर वो कचरा होना शुरू हो जाएगा, 6 7 ऐसा। ठीक है, अच्छा, तो अभी ऐसे बहुत सारे नेचुरल नंबर्स हैं जिसके लिए ये बात ट्रू होगी। ठीक, तो उसमें तुम इसको ट्रू स्टेटमेंट कैसे बनाओगे? फॉर सम एक्स 2x+3 इज लेस देन 15, ये अब एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक, ठीक है, उसमें तुम देखो जितने भी तुम्हारे नेचुरल नंबर्स हैं 6 से छोटे, है ना, उन सब के लिए ये चीज़ एक ट्रू स्टेटमेंट होगी, 2x+3 इज लेस देन 15। ठीक है बात, तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा, फॉर सम एक्स, है ना, 2x+3 इज लेस देन 15, ये एक ट्रू वाक्य है। ठीक है बात, अच्छा, वो चेक करना पड़ता है कहीं ऐसा तो नहीं कि साला वो असंभव चीज़ है, तब फिर उसको तुम ट्रू स्टेटमेंट कैसे भी बना ही नहीं सकते फिर। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर वो सवाल ही क्यों देता? खैर, x-3 बराबर 11, ये भी कुछ ऐसे x रहेंगे, है ना, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। इसमें क्या है तुम्हारे पास, देखो इसमें तुम्हारे पास देखो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक, सॉरी। अच्छा, इसमें कौन सी x की वैल्यूज़ हैं तुम्हारे पास? x की वैल्यू अगर तुम 14 रखते हो तो ये बात ट्रू हो जाएगी। फोर्थ वाला देखो, x² + 1 इज़ लेस देन 5। ठीक है, तो ऐसा भी कुछ ही x के लिए हो पाएगा, जाहिर सी बात है, ये आंसर हो जाता है तुम्हारा। ठीक, अच्छा, इसमें बिलोंग्स टू n का सिंबल डालना मत भूलना। वैसे तो सवाल में ये चीज़ ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, पर फिर भी अपना लिखना अपना धर्म है। ठीक है, ऐसा। अच्छा, अगला सवाल देखो, फिफ्थ वाला, x² - 3x + 2, क्या इसके रूट्स निकल रहे हैं क्या? 1 और 2 निकल रहे हैं, तो ये तो हाँ, इसमें तुम ऐसा कह सकते हो, फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x² - 3x + 2 = 0, एक ट्रू वाक्य होगा। ठीक है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। अच्छा, एक मिनट, अगर तुम ज़्यादा डिटेल में अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि x=1, 2, है ना, ये बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेटिस्फाई x² - 3x + 2,
but not the remaining natural numbers. ठीक है, since only some of the values of x है ना satisfy x square minus 3x plus 2 बराबर शून्य, therefore quantifier is used. समझ गए? अब जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो ये बात कैसी है? जैसे अगर तुम्हारे सामने मान लेते हैं एक सवाल और रहता है ना, कन्वर्ट द ओपन सेंटेंस x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट using defined on to n. Such that बस हो गया, ठीक है, बस into using quantifiers. ठीक है, तो उसको तुम कैसे लिखते? फॉर ऑल एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. ये हो गया, ये ट्रू स्टेटमेंट है तुम्हारे पास, ये आंसर हो गया. ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब क्या है भाई? कोई सा भी तुम एक्स उठाओ डिफाइंड ऑन टू एन, है ना, for all the natural numbers this statement is true. For all the natural numbers x is greater than 0, hence the quantifier for is used. ठीक है बात? अच्छा, ठीक है, तो होमवर्क में 2 सवालों को ले लोगे. if a determine the truth value of each of the following. ठीक है, जो सवाल हम लोगों ने किया है ऑलरेडी सबसे पहले उसी के जैसा एक सवाल है. इसके बाद
एक और सवाल जिसमें तुम्हें वही ओपन सेंटेंस को ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक। यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट the given open sentences defined on n का मतलब है नेचुरल नंबर्स का सेट, इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सीखा कि अभी तक अगर तुम्हारे पास कोई ओपन सेंटेंस है, उसमें अगर तुम किसी क्वांटिफायर को अगर जोड़ देते हो तो फिर वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। ठीक, जिसके साथ ट्रू या फिर फॉल्स तुम एसोसिएट कर सकते हो। ठीक, अच्छा, तो दो तरह के सवाल आ सकते हैं तुम्हारे पास। डिटरमाइनिंग द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, और दूसरा कन्वर्टिंग एन ओपन सेंटेंस into a true statement using quantifier। ठीक है, अच्छा, क्वांटिफायर किन चीज़ों को कहा जाता है? क्वांटिफायर हो गया या तो होगा फॉर या होगा फॉर सम। ठीक है, अच्छा, ओपन सेंटेंस मतलब सेंटेंस विथ अ वेरिएबल। ठीक, मतलब उसमें कोई ना कोई ऐसा वेरिएबल ज़रूर होगा, जैसे इंग्लिश का भी वाक्य हुआ, जैसे टुडे इज़ मंडे, तो भाई टुडे वाला जो चीज़ है वो तो कुछ भी हो सकती थी। ठीक है ना, तो टुडे वाली जो चीज़ है वो एक वेरिएबल है। टुडे में आपके पास ऑप्शंस है ना बहुत सारे, तो टुडे इज़ मंडे, ठीक, ये एक ओपन सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो वर्ड है टुडे वो एक वेरिएबल है। ठीक, हाँ, तो ऐसे वाक्य जिनमें कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके कुछ अदर ऑप्शंस भी पॉसिबल हैं, ठीक, तो वो फिर वेरिएबल वाली चीज़ है वो। ठीक है, वो ओपन सेंटेंस में आ जाता है, उसे फिर तुम मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कहते। ठीक है, हाँ, लेकिन क्वांटिफायर्स का यूज़ करके तुम ओपन सेंटेंसेस को बेशक मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, और एक बार वो कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद फिर ट्रूथ वैल्यू उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की या फिर मैं कहूँ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की निकाली जा सकती है। ठीक है, देन इसको यहाँ पर अभी ओवर करते हैं। होमवर्क करके मुझे सबमिट करोगे, ठीक है, नोट्स जब बनाओ तब उसमें होमवर्क भी होना चाहिए। ठीक, अच्छा।